बासिल एपिसोड 25। दुरान तेरे चक्कर में इज्जत का फलूदा बन रहा है, दान पीसते हुए सोचा और सर झटक कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रोज के मामूल के मुताबिक कानों में पड़ती तिलावत की आवाज पर इसने धीरे से आंखें खोली। वही पलंग, वही दरो दीवार जिसे वो मुसलसल पिछले 5 दिनों से हर सुबह आंख खुलने पर देखता था। इसे लाहौर में उस घर में आज 5वां दिन था। सर की चोट जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन टांग की चोट में तकलीफ ज्यादा थी। बड़े मियाँ, जिनका नाम अहमद बेग था, वो नहायत पुरखुलूस, शाइस्ता मिजाज और नेक इंसान थे, जिनकी शफकत ने 5 दिन के अंदर ही दुरान की सोच बदल कर रख दी थी। वो जो बचपन से मौलवी तबके से मुंतफिर था, अहमद साहब की शख्सियत ने इसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया था। हर जगह, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो शोबा इतना हसास होता है कि इसमें मौजूद बुरे लोग चंद ज़हनों पर गलत छाप छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ था। बड़े मियाँ रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बरामदे में बैठकर तिलावत करते थे और इसकी आंख पहली आयात पर ही खुल जाती थी। हर बार की तरह जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगते और दिल को एक अनजाना सा सुकून मिलने लगता। वो आहिस्ते से पलंग पर उठ बैठा, कंबल हटाकर जख्मी टांग बाहर निकाली। जख्म बहुत हद तक सूख चुका था। पलंग के नीचे बड़ी चप्पल को पाँव में फंसाकर छोटे छोटे कदम उठाता कमरे के दरवाजे तक आया। अहमद साहब जो महू तिलावत थे, किसी के पास आकर खड़े होने के एहसास से आयात के अख्ताम पर मूंदी आंखें खोली। दौरान दरवाजे के पट पर हाथ रखे खड़ा था। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, इधर आओ। दौरान को यूं आज बाहर देखकर वो पुरजोश हुए। बशाशत से मुस्कुराते सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया। दर्द कैसा है? जी काफी बेहतर, दौरान ने संजीदगी से जवाब दिया और कुर्सी पर विराजमान हुआ। वो खुशी से चमकती आंखों के साथ इसे देख रहे थे। बहुत खूब, चलो चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। कुर्सी के बाजू पर वजन दिए अपनी जगह से उठे। दुरान ने सराय से बाजू ताने रोका। नहीं। अहमद साहब ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो जो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ झिझक थी शायद। वो खामोश रहे, क्योंकि दुरान के मुंह से खुद सुनना चाहते थे। मेरा मतलब है, आप पहले तिलावत मुकम्मल करें, दुरान ने आहिस्ते से कहा। वो मुस्कुराए और चमकती आंखों के साथ कुर्सी पर फिर से बैठ गए। मुझे सुननी है तिलावत, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। दुरान ने बात मुकम्मल की और झुका सर उठाकर इनकी आंखों में देखा। पुरनूर सा चेहरा और दिल को इत्मीनान बख्शती मुस्कुराहट। वो बहुत पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। अरे नहीं बेटा, मेरी आवाज का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह का कलाम खूबसूरत है। इसे कोई भी दिल से अदा करे, ऐसा ही लगेगा कि इसकी आवाज खूबसूरत है। नहीं, मैंने आज से पहले इतनी सहर अंगेज तिलावत नहीं सुनी। दुरान ने निगाहें इनकी आंखों में गाड़ते हुए वसूख से तारीफ की। वो खामोशी से दुरान को गहरी नजरों से देख रहे थे। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद इनकी आवाज गूंजी। सीखना चाहते हो? बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। दुरान अपनी जगह पर साकिन हो चुका था। वो सवाल पूछ रहे थे और इसके जहन में कितनी ही आवाजों की बाशगरज सहन में गूंजने लगी। वो मुंतजिर निगाहें जमाए बैठे थे। दुरान ने इस्तनाम में सर हिला दिया। दिन को अलविदा कहते एक और शाम ब्लेवली जिसमें साया फैला रही थी। पहाड़ों की ओट में छुपकर गरूब होने से पहले नारंगी सूरज अपनी तिरछी किरणों से आसपास के आसमान को रंग रहा था। दुरांगुलैस के इस कमरे की यह दीवार, जो शीशे की बनी थी, सफेद बरामदे और नीले पानी वाले स्विमिंग पूल से आगे इस सारे मंजर को वाज़ेह करते हुए किसी सुनहरी का मंजर पेश कर रही थी। कमरे के वस में लगे बेड पर वो घुटनों से जरा ऊपर तक हल्के नीले रंग के कंफर्टर को ओढ़े बेड क्राउन से टेक लगाए हुए थी। गोद में धरी किताब पर नजरें झुकी थी। दोनों अतराफ के गाल की उभरी हड्डियां और चेहरे की पिलाहट बीमारी के बाद की कमजोरी की अक्कास थी। आंखें खुलती तो यूं लगता चेहरे पर अब ये बड़ी बड़ी आंखें हैं सिर्फ। ये सियाह गाउन नमा फराक था जिस पर सुर्ख फूल बने थे, जिसके ऊपर वो सुर्ख शाल को बड़े सलीके से कंधों पर डालकर लेटे हुई थी। तबीयत को संभले 2 दिन हो चुके थे। 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद इसके बहुत इसरार पर नर्स को रुखसत कर दिया गया था, जबकि डॉक्टर अभी भी मुआयने के लिए आता था। दवा की मिकदार अब कम हो गई थी, जिसके बाद सर का भारीपन भी कम हो गया था। तबीयत बेहतर होते ही वो नमाज और कुरान की पाबंदी करने लगी थी, जिससे दिल पर मौजूद भारीपन भी बहुत हद तक कम हो गया था। अल्लाह ने इसे नई जिंदगी दी थी और अल्लाह की इस बख्शी हुई नेमत का शुक्र अदा करने में देर नहीं करना चाहती थी। अब भी असर की नमाज के बाद से अब तक वो बड़े इन्महाक से किताब पढ़ने में मसरूफ थी। अचानक बरूनी दरवाजा खुलने की आवाज पर सर ऊपर उठाया। दुरान कमरे में दाखिल हो रहा था। एक सरसरी निगाह डालकर फिर से सर किताब पर झुका दिया।
पिछले 1 हफ्ते से दोनों के दरमियान इसी खामोशी का राज था। गहरी मरून लेदर जैकेट के नीचे सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने वो आज मामूल के बरखिलाफ ताजा दम लग रहा था। इसकी वजह शायद आज शूटिंग से जल्दी पैकअप कर जाना था। दोपहर को पैकअप के बाद वो अटल के साथ शॉपिंग के लिए निकल गया था। हाथ में पकड़े पैकेट को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए वो ड्रेसिंग रूम के बजाय बेड की तरफ बढ़ रहा था। चंद सेकंड के बाद ही वो जवेरा के सर पर खड़ा था। जब मामूल के मुताबिक इसके वजूद से बेतनाई बढ़ते किताब में महू थी। दौरान ने कुछ दूर रखी कुर्सी को पास किया और बैठ गया। वो खामोशी से इसे देख रहा था। दौरान की खुद पर पड़ती मुसलसल निगाहों की वजह से वो ज्यादा देर के लिए लापरवाही नहीं बरत सकी। उलझ कर सपाट चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा। अंदाज जैसा था जैसे पूछ रही हो, जी कहिए क्या कहना है। वो तो जैसे इसके मतवज्जा होने के इंतजार में था। कैसी तबीयत है? मतवाज़न लहजे और बेतकल्लुफी से पूछा। मैरून जैकेट में खिलता चेहरा और भूरे बालों की एक तरफा मांग निकाले सूरज की किरणों के मुखालिफ बैठा वो इस हसीन शाम का हिस्सा लग रहा था। अच्छी हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया। वही बेरुखी, वही रूखापन। ये मोबाइल लाया था मैं, पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बड़ा अपनायत भरा लहजा था। मुझे जरूरत नहीं इसकी, तुम्हें ना हो, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि ये तुम्हारे पास हो। मैंने इसमें अपने और अटल के दोनों नंबर सेव किए हैं। वाह, क्या एहसान किया था जनाब ने। जवेरिया ने बिना कुछ कहे पैकेट थाम कर मेज पर रख दिया और बेरुखी से फिर किताब पर निगाहें जमा दी। दौरान अभी भी वहीं विराजमान था। गोका दौरान का बदला रवैया इससे मख्फी नहीं था, लेकिन इसे इसकी तरस खाती निगाहों से बेचैनी हो रही थी। माना वो इसके रहमो करम पर थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। अगर वो मौत के मुंह से वापस आ सकती थी तो इतनी मजबूत भी थी कि सामने बैठे इस शख्स से दीवाना वार मोहब्बत को अपने अंदर ही दफन कर सकती थी। वो जानती थी दुरान मलक ने हमेशा अपने इर्द गिर्द इस जैसी और इससे भी कहीं ज्यादा हसीन लड़कियों को मंडलाते आहें भरते और सब कुर्बान करते देखा है। मगर इसको मोहब्बत दुरान की सूरत और दौलत से तो नहीं थी। इसकी मोहब्बत इसके गिर्द मंडलाने वाली लड़कियों जैसी नहीं थी। इसकी मोहब्बत इसके गिर्द मंडलाने वाली लड़कियों जैसी नहीं थी। वो तो मोहब्बत में माफरत के इस मकाम पर थी जिसको शायद दुनिया वाले इश्क का नाम देते थे। इश्क में आशिक को महबूब से वापसी मोहब्बत या चाहत मतलूब नहीं होती। वो तब भी दुरान से मोहब्बत करती थी जब इसे ये तक मालूम नहीं था कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। तो अब इसके निकाह में होकर वो कैसे इस पत्थर के सनम को दिल से निकाल सकती थी। लेकिन इसे अब जिंदगी में किसी मोहब्बत के आगे कमजोर नहीं पड़ना था। माँ बाप की मोहब्बत में एक दफा कमजोर होकर इसने अल्लाह को भुलाया था, लेकिन अब दुरान की मोहब्बत में कमजोर पड़कर वो अपनी खुददारी और मान को नहीं गंवाना चाहती थी। वो मान जो हर मुसलमान को खुद पर होना चाहिए कि दुनिया की हर मोहब्बत फानी है, हर चीज हर वजूद फानी है। जो दायम है वो अल्लाह है, और जो मोहब्बत दायम से करो तो पछताना नहीं पड़ता। इसे भी बेशक दुरान से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के आगे वो इस जैसी हजारों मोहब्बत को छुपा सकती थी। वो सोचो कि भंवर में अभी इसकी निगाहों को खुद पर मरकूज महसूस कर रही थी। दौरान कुर्सी पर बैठा मुस्तरिब हालत में पेशानी सहला रहा था। इसे अपने दिल से इस बेईमानी और दगा की हरगिज तवक्को नहीं थी कि वो चंद दिन में ही किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। वो इससे अच्छी लगने लगी थी, नहीं बल्कि बेतहाशा अच्छी लगने लगी थी। कल तक जो दिल चाहता था वो खामोश रहे, आज वही दिल चाहता था कि वो इससे बातें करे। इसकी मधुर आवाज सुनने को कान तरस गए थे, और वो थी कि एक हफ्ते इससे बात करना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। दुरान मलक ने आज से पहले अपने आप को और अपने दिमाग को इतना बेबस नहीं पाया था। वो इस लड़की की सोच तक कभी नहीं पहुंच पाता, और अब तो शिद्दत से दिल चाहता था कि वो जान सके कि जवेरिया इसके बारे में क्या सोचती है। वो जिंदगी में पहली बार जहनी और दिली तौर पर किसी इंसान की मोहब्बत में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुआ, लेकिन अजली अना और खुद की नाकाबिले बर्दाश्त आदतें आड़े आ रही थी। वो बहुत उलझा हुआ इंसान था, अपनी शनाख्त और अपनी खोज में भटका हुआ, जिसे खुद के गुस्से पर काबू नहीं रहता था। इससे जुड़ा हर रिश्ता हमेशा इससे दूर हो जाता था। वो जिसने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी थी, वो इससे अपने किए की माफी मांगना चाहता था, लेकिन अल्फाज थे कि जुबान तक आकर साथ छोड़ रहे थे। जवेरिया, अपनी सोचों से झगड़ते बेसाख्ता वो इसका नाम पुकार गया। जवेरिया ने किताब पर झुका सर ऊपर उठाया। वो शायद कुछ कहना चाह रहा था। वो उस दिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लाख आदतन 2 दफा घुमा दिया, और मेरा इरादा इतनी देर बाहर रहने का नहीं था। ये दुरान मलक ही था। शायद नादम लहजा वो अब दोनों हाथों को आपस में मिलाए, कोहनियों को घुटनों पर टकाए अपनी सफाई दे रहा था। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, गलती मेरी ही थी।
آپ نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بلا ضرور آپ سے بات نہ کروں، لیکن میں باز نہیں آئی تو اس کی سزا تھی۔ اب آئندہ سے خیال نہیں، میری غلطی تھی، میں بہت غصہ کر گیا تھا، دراصل مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری۔ جویریہ کی بات فوراً کاٹ کر وہ تیزی سے اپنی بات مکمل کر گیا، ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پرسکون چہرہ، وہ چہرہ جو اب اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ لگنے لگا تھا۔ وہ گھر میں ہوتا یا شوٹنگ میں، ہر پل وہ اس کی نظروں کے آگے گھومتا رہتا تھا۔ اٹس اوکے، وہ سپاٹ لہجے میں مختصر جواب دینے کے بعد بے نیازی سے نگاہ کتاب پر جھکا چکی تھی۔ اس کا یوں فوراً معاف کر دینا دوران کو بری طرح بے چین کر گیا۔ کم سے کم وہ اس بات پر کھری کھری سنا سکتی تھی، لیکن اس نے تو 2 الفاظوں میں ہی بات ختم کر دی۔ دوران نے لب بھینچے آہستگی سے کہا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ اب اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ صبح کے 11 بجے ناشتے کے فوراً بعد دوران ولیس کے سیٹنگ روم میں اس وقت 3 نفوس موجود تھے، روبی، اسون ملک اور برہان۔ برہان ان دونوں کو ناشتے کے بعد یہاں سیٹنگ روم میں کوئی خاص بات کرنے کے لیے لایا تھا، اور پھر اس نے جو خاص بات کی وہ باقی دونوں نفوس کے لیے سروں پر بم کی صورت پھٹی۔ روبی ایک دم صوفے پر سے اٹھی، وہ 1 سال سے چپ کر کسی مارلین نامی لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا، اور اب اس سے شادی کرنے کی نہ صرف خواہش ظاہر کر رہا تھا بلکہ بتا رہا تھا کہ وہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ پتا بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ اب ایسی بھی کیا انوکھی بات کر دی میں نے؟ برہان نے کندھے اچکائے، روبی تلملا کر اس تک پہنچی اور غصے سے گھورتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ انوکھی؟ وہ استحاضہ اکٹھی کی، تمہیں شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے، جبکہ تم جانتے ہو سربینا تمہارے ساتھ منسوب ہے، بلکہ ہم تو تم دونوں کی شادی کے لیے اس کے ایگزام ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور تم ہمیں یہاں کھڑے ہو کر اپنی عاشقی کے قصے سنا رہے ہو۔ مما کول ڈاؤن، میں نے کب کہا کہ میں سربینا سے شادی نہیں کروں گا؟ میں اس سے بھی شادی کروں گا، لیکن یہ شادی میری کریئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ مارلین کی وجہ سے مجھے ایک بہت بڑی فلم مل رہی ہے۔ بڑے اعتماد سے وہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بول رہا تھا۔ سربینا اس کی بچپن کی محبت تھی جسے وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن وہ ابھی اس شادی کی اصلی حقیقت کسی کو آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری شادی؟ برہان، سربینا تمہاری پسند تھی نہیں، اب بھی ہے، لیکن میرا تعلق شوبز سے ہے، مجھے اپنے کریئر کو بھی دیکھنا ہے۔ مارلین ایک بہت مشہور ماڈل ہے اور آنے والے دنوں میں ایک کامیاب فلم سٹار ہوگی۔ میں اگر اس کے ساتھ خبروں میں ان ہو گیا تو سمجھو راتوں رات شہرت میرے قدموں میں ہوگی۔ وہ پرجوش لہجے میں ہاروی اور بروس کی تیار کردہ کہانی دہرا رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو، اور کون سی فلم؟ اسپن ملک جو اس وقت سے ضبط کے عالم میں کھڑے تھے غصے سے روبی کے برابر آ کے کھڑے ہوئے۔ تم آج کل ہو کن چکروں میں؟ مجھ سے بنا پوچھے اپنا پی اے بدل لیا، سیریز کی شوٹنگ پر وہ نہیں جا رہے اور اب یہ ماڈل؟ کل تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں اب ٹی وی ایکٹر بن کر نہیں رہنا چاہتا بابا، میں نے ایک فلم سائن کی ہے، اور آپ دوران کو تو کچھ نہیں کہتے، اس نے بھی تو یوں اچانک شادی کی اپنی مرضی سے۔ گردن اکڑا کر نخوت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب کے بعد اسون ملک کی پیشانی پر حیرت کے شکن نمودار ہوئے۔ روبی کا تو منہ کھل گیا تھا۔ دوران ہمارا بیٹا نہیں ہے سمجھے، اس پر ہم کوئی حق نہیں جتا سکتے، لیکن تم ہماری اولاد ہو، اور یہ فلم کی بات پر اسون ملک کی حیرت اب بھی قائم تھی۔ ہاں فلم، اور خبردار اگر آپ دونوں میں سے کسی نے یہ بات دوران کو پتہ چلنے دی، وہ تو ویسے ہی مجھے آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں کی حیرت پر کوٹ کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ روبی نے دان پیسے اور ناک غصے سے بھینچی۔ فلم کرو جو بھی کرو، لیکن شادی تمہاری صرف سربینا سے ہی ہوگی، میں شادی مارلین سے ہی کروں گا، آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ وہ ترکی بترکی گردن اکڑا کر جواب دیتا باہر نکل گیا۔ روبی نے فوراً سر کو ایک ہاتھ سے تھام لیا۔ اف یہ لڑکا، اب میں سونیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو، بریولی ہلز میں ایک فلیٹ تک لینے کی حیثیت نہیں اس کی، اور دوران اسے سربینا کو دھوکہ دینے پر دوران والا اس میں رہنے نہیں دے گا۔ اسون ملنگ نے آنکھوں کو چندی کیے بڑے وثوق سے کہا۔ بے فکر رہو، میں کرتا ہوں دوران سے بات۔ روبی کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ فون چھین اس منحوس سے، ایک زور کا دھکا پڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر جا گری۔ ناک سے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہنا کا فون سننے کے بعد وہ کچھ دیر تو گم گم کیفیت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ہنا اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ کوئی شادی نہیں تھی، یہ سودا تھا۔ اس کے ماں باپ کو بھاری رقم دینا، اسے اپنا ساتھ باہر لے جانا، یہ سب عنایت نہیں تھی، یہ بہت بڑی چال تھی جس کے پیچھے ایک گروہ کام کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اسے ساری بات سمجھ آنے لگی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا اور بچنے کی راہ فرار یہی اپنے ملک میں ہی تھی۔ وہ فوراً کپڑوں کی الماری کی طرف لپکی تھی۔
कुछ ही देर में कांपते वजूद के साथ वो अपनी चीजें सिमट कर बंगले के बैरूनी गेट तक पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही वो गेट फलांगी, गार्ड की आंख उसी लम्हे खुल गई। वो अंधाधुंध सड़क पर भागने लगी। अभी डिफेंस की सड़कों पर भागते चंद मिनट ही गुजरे थे जब जीप पर सवार इन वहशियों ने इसे ढूंढ भी निकाला। वो 3 आदमी थे, एक इस बंगले और ग्रोह का मालिक, एक गार्ड और तीसरा ली ताओ। इन लोगों ने खूब मारने के बाद इसे वापस बंगले के तहखाने में ला पटका था। अब जब तक चीन नहीं जाते इसे बाकी लड़कियों से अलग रखना है। ग्रोह के मालिक ने गुर्राते हुए अपने साथ खड़े आदमी को हुक्म सादिर किया। एक तरफ परेशान हाल ली ताओ खूनखार निगाहों से घूर रहा था। फिक्र ना करें साहब जी, इसकी टांगे ना तोड़ देंगे। अब अगर भागने की कोशिश भी की इसने, हाँ एहतियात के साथ, अब इसकी फ्लाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कुतिया बाकी सब लड़कियों के सामने भी उगल देगी। सर वो तो कोई मसला नहीं, हो जाएगी, पर इसके घर वाले, वो फ्लाइट में इससे मिलने के लिए आए तो इनको मैं संभाल लूंगा, कह देंगे अर्जेंट निकलना पड़ा। चलो अब ये सड़े यहीं, पर कल सारा दिन इसे खाना नहीं देना, वो खबासे से मूंछों को ताव देते हुए कह रहा था। पास खड़े आदमी ने सर इत्मीनान में हिलाया और फिर वो तीनों जीने की तरफ चल दिए। समझ में ये नहीं आ रहा इसको शक कैसे हुआ हम पर। साली मनहूस कुछ बता भी नहीं रही। वो तीनों अब तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते महू गुफ्तगू थे और वो फर्श पर लेटी पेट को थामे कराह रही थी। ये जिंदगी में पहली ऐसी मार थी जो इसने खाई थी। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही गुप्त अंधेरा छा गया था। वो इस वक्त इस बात से अनजान थी ये अंधेरा इसे कहां से कहां ले जाएगा। गहरी नीली बुकाई अटलांटिक मतवाजन रफ्तार में ब्रेलवी हिल्स की सड़कों पर दौड़ रही थी। हमेशा की तरह वो अपनी लाडली की ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, ग्रे कोट पैंट में मलबूर, स्टीयरिंग पर हाथ जमाए। वो बज़ाहिर अटल की बातें सुन रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जवेरिया इससे बात नहीं कर रही थी। वो चाहता था वो पहले की तरह इससे बातें करे, मुस्कुराए, लेकिन वो अक्सर बदल गई थी। बेफिक्र हो, जेसिका बहुत समझदार है। नेक तो क्या अब वो किसी और लड़के पर भी एतबार नहीं करेगी। वो अच्छी लड़की है। नेक इसका कुलीग था और इस दिन इनकी वो फर्स्ट डेट थी। अटल सियाह कोट में मलबूस हाथ हवा में हिलाते हुए इसे अपने और जेसिका की मुलाकातों और नेक की मालूमात के मुतालिक बता रहा था। वैसे बहुत तेज दिमाग है इसका भी। शक कर रही थी मुझ पर कि तुम जानते हो मुझे पहले से। अरे मैं तो पहले डर गया कि पकड़ लिया इसने, हम ही हैं जो हर महीने पैसों का पैकेट इस तक पहुंचाते हैं। बात करते करते वो दुरान की तरफ गर्दन मोड़े हंसा, लेकिन इसकी पेशानी पर बल और उतरा चेहरा देखकर अटल की हंसी को फौरन ब्रेक लगी। दुरान क्या हुआ? फिक्रमंदी से पूछा। दुरान ने जवाब देने के बजाय बस एक निगाह डालने पर इत्तेफाक किया। इसे क्या बताता कि दिल ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। कुछ दिन से देख रहा हूं तुम परेशान हो। नहीं, संजीदा लहजे में मुख्तसर जवाब देकर जान चढ़ाई। हो तो अब मुझसे तो ना छुपाओ। क्या बात है? तुमने खुद ही तो बताया था कि जवेरिया ने माफ कर दिया है। फिर और क्या बात? ऐसी कोई बात नहीं है। बिला वजह के वह मत पालो और प्लीज अब कोई मम्मी डैडी ना बनना मेरे। ओके ओके, गुस्सा मत कर। अटल ने हाथ खड़े किए से गुस्सा ना करने का कहा। वो तो भड़क ही गया था। गोखा वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन इसकी ये घूम कैफियत अजीब थी। अच्छा वो फिल्म की तो शूटिंग लास्ट पर है, तो बरोज का जवेरिया से सामना कब करवाना है? कुछ मिनट की तौकफ के बाद अटल ने मौजू बदलते हुए अगला सवाल किया। नहीं करवाना, सपाट लहजे में सामने निगाहें जमाए जवाब दिया। वो बरोस और जवेरिया का सामना करवाना चाहता था। जहां जवेरिया इसे इसके सामने बताती कि वो बरोस ही वो आदमी था जिसने इसे जबरदस्ती इस दिन कमरे में भेजा था, फिर रंगे हाथों वो बरोस का गिरबान पकड़ लेता और खुद पर की गई प्लानिंग का मुंह तोड़ जवाब देता, क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद ही वो ये सब करना चाहता था और अब फिल्म अपने अख्ताम पर थी। दौरान के जवाब पर अटल ने हैरत से इसके चेहरे को बगौर देखा। मतलब पहले तो यही प्लान था ना तुम्हारा कि? हाँ पहले था, लेकिन अब नहीं। क्या जरूरत है ये सब करके इन लोगों को फिर से जवेरिया की याद दिलाने की? वो लोग पुरसुकून हो गया तो बस ठीक है सब। तमाने से सबक बताया। वो अब जवेरिया को किसी तरह भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहता था। मोहब्बत भी अजीब मर्ज होता है। कल तक इसे जवेरिया एक मोहरा लगती थी जिस पर अगर इसने एहसान किया था तो वो भी इसके किसी काम आने वाली थी, लेकिन आज वो इसे किसी कीमती चीज की तरह सबकी नजर से बचा कर रखना चाहता था। इसके लिए वो हार्वी और बरोस के खिलाफ अपने अंदर जलती बदले की आग तक बुझा चुका था। दुरान के जवाब पर अटल ने शाकी निगाहों से इसके सरापे का जायजा लिया। ये भी ठीक है। गहरी सांस लेकर पुरसोच लहजे में इसकी बात की तायीद की और फिर एक अबरू चढ़ा इसकी तरफ देखा। दुरान संजीदगी के सभी रिकॉर्ड तोड़े ड्राइविंग में मगन था। इस दिन रिसेप्शन पर दुरान की जवेरिया के लिए दिलचस्पी को तो इसने बहुत हल्का लिया था,
لیکن اب اس کی یہ مجنوں جیسی حالت، جویریہ کے لیے فکر، اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا پھر یہ شادی کب ختم کرنی ہے؟ اٹل نے گلا کھنگارتے ہوئے محنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ دوران کی گڑبڑاہٹ مخفی نہیں رہی تھی، لیکن وہ بڑا اداکار تھا، فوراً اپنی حالت کو سنبھالا۔ اٹل نے اپنے سوال کی مزید وضاحت پیش کی۔ تم اسے پبلک کے سامنے لائے ہی نہیں، سب کے سامنے لاؤ، خبروں میں لاؤ، پھر ہی اسے چھوڑنا، ڈرامہ نہیں لگے گا۔ اس سب کی بھی ضرورت نہیں، نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اٹل نے بمشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا۔ مطلب تم نہیں چھوڑ رہی اسے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ برہان اور سبینہ کی شادی ہے نیکسٹ ویک، اس کے بعد سوچتا ہوں کچھ۔ فوراً ماتھے پر بل ڈالے جواب دیا۔ او ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈائیورس پیپر تیار کرواتے ہیں۔ گاڑی کی رفتار اچانک تیز ہوئی تھی۔ اٹل نے بے اختیار امڑ آنے والی ہنسی کو چھپانے کی خاطر چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ دوران ملک عرف دوران بے شک تمہارا یہ جگری تمہاری طرح سب کی سوچ پرکھنا نہیں جانتا، لیکن جانو من اور جانو جگر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے یہ جانا اٹل یوسف کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک پر نگاہیں جمائے وہ اپنی دل فریب مسکراہٹ کو گہرا کر گیا۔ سیاہ گاڑی سست روی سے درانگ ولیس کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گرے رنگ کے بند گلے والے سویٹر میں ملبوس وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ آج اس نے دوپہر کو زبردستی شوٹنگ کا پیک اپ کروا دیا تھا۔ اٹل کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، اسے مارکیٹ چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ وہ موبائل پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب ڈرائیور نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ موبائل اسکرین کو بند کرتے ہوئے جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، نگاہیں سامنے لان میں موجود جویریہ اور روزین پر پڑی۔ قدم وہیں ٹھٹک کر رکے۔ محترمہ بھورے رنگ کے لمبے کوٹ میں ملبوس، سر پر اسکارف اوڑھے، مزے سے سوئمنگ پول کے قریب لگی کرسی پر براجمان روزین کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جہاں دوران کے چہرے کی سختی بڑھی، وہیں پیشانی پر فکر مندی کے بل پڑے۔ فرید نے ابھی اسے کمرے کے باہر کے درجہ حرارت میں نکلنے سے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ کی جھلی اب اتنی زیادہ کم درجہ حرارت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوران سختی سے لب بھینچے تیز تیز قدم اٹھاتا، چند سیکنڈ میں اس کی کرسی کے پاس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ آج یوں اچانک دوران کے جلدی آ جانے پر گھبرا گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ غصے میں بھرا ایک ہی سانس میں تابڑ توڑ سوال کر گیا۔ پتہ ہے نا باہر کتنی سردی ہے؟ اونچی آواز میں ڈانٹا۔ جویریہ نے کام کر آنکھیں بند کی، لیکن اگلے ہی لمحے چہرہ پر اعتمادی سے اوپر اٹھایا۔ مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اور گرم کوٹ پہنا تو ہے۔ گھٹن؟ مائی فٹ! وہ غصے سے روزین کی طرف پلٹا۔ روزین اب کیوں لے کے آئی اسے باہر جب میں نے منع کیا تھا آپ کو کہ جتنا بھی کہیں ان کو باہر نہیں لانا بھی؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔